अध्याय 3001 माटा माउंटेन रिज। एलियन स्पेस 2। क्या रॉडनी ने मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? वांग टेंग ने असहाय भाव से उनकी ओर देखा। ये मिश्रित रक्त वाले लोग बहुत होशियार नहीं लग रहे थे। उसे व्यक्तिगत रूप से अपना मुंह क्यों खोलना पड़ा? दरअसल उसने अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के बाद मिश्रित रक्त वालों पर पड़ने वाले प्रभाव को नज़रअंदाज कर दिया था। ये पहली बार था जब इन मिश्रित रक्त वालों ने किसी को ऐसी क्षमता वाला देखा था। अब जब वे वांग टेंग का इतने नज़दीक से सामना कर रहे थे तो वे शांत नहीं रह सके। बानेट और रॉडनी ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। कृपया हमें बचाओ। वांग टेंग, ये वही था जो रॉडनी ने कहा था। क्या ये मिश्रित रक्त उससे चिपके हुए थे? वांग टेंग हंसी और आंसू के बीच फंस गया। उसने पूछा, तुम कैसे चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? बानेट ने कहा, कृपया हमें यहाँ से ले जाएं। हम आपकी सेवा करने को तैयार हैं। तुमने मुझे तुम्हें बचाने के लिए कहा क्योंकि तुम मेरे प्रति वफादार हो। मुझमें और एक अंधेरे भूत में क्या अंतर है? वांग टेंग ने पूछा। सर, आप भी मिश्रित रक्त के हैं। हमें विश्वास है कि आप हमें प्रकाश की ओर ले जाएंगे। हम आपको अपना नेता मानकर चलने को तैयार हैं, बानेट ने कहा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? तुम्हें पता होना चाहिए कि कई मिश्रित रक्त वाले लोग अभी भी अंधेरे प्रेतों के अधीन हैं और उनके अनुचर बनने को तैयार हैं, वांग टेंग ने अचानक भयावह रूप से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर खड़े कई मिश्रित रक्त के लोग बेचैन होने लगे। बानेट ने रॉडनी की ओर देखा और सावधानीपूर्वक कहा, हम दो महत्वपूर्ण कारणों से आप पर विश्वास करते हैं। मुझे इसके बारे में बताओ। वांग टेंग ने इनकार नहीं किया। सबसे पहले, आप जी वांग के बहुत करीब हैं। हमने जी वांग के साथ लंबे समय तक बातचीत की है, इसलिए हम जानते हैं कि वह किस तरह की व्यक्ति है। वह हमारे लिए खुद को बलिदान करने को तैयार है, इसलिए हमारे पास उस पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है। बानेट ने अचानक जीये को कृतज्ञतापूर्वक झुकाया, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने आगे कहा, चूंकि जी वांग आप पर इतना भरोसा करती है, इसलिए हमारे पास आप पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है। वांग टेंग मुस्कुराया और जी यी की तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस युवती को इतने सालों में मिश्रित रक्त के बीच इतना ऊंचा दर्जा मिलेगा और वह कई लोगों का दिल जीत लेगी। यह एक आश्चर्य था। बानेट ने देखा कि वांग टेंग को थोड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने जल्दी से बात जारी रखी। दूसरी बात, सर, आप हम में से बहुतों के सामने पिशाच अंधेरे भूतों को मारने में सक्षम हैं। यहाँ तक कि एक 12 सितारा सामान्य चरण अंधेरा भूत और कई 11 सितारा सामान्य चरण अंधेरा भूत भी हैं। अगर यह हमारे जैसे मिश्रित रक्त के खिलाफ एक योजना है तो इस योजना की कीमत थोड़ी अधिक है। इसके अलावा ये काली आत्माएं हमें आसानी से मार सकती थीं। इस योजना का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बानेट का विश्लेषण सुनने के बाद बाहर मौजूद मिश्रित रक्त वाले लोग धीरे धीरे शांत हो गए। जैसा कि बानेट ने कहा, वांग टेंग के पास उनसे झूठ बोलने का कोई कारण या आवश्यकता नहीं थी। दरअसल ये बताना मुश्किल नहीं था, बस इतना था कि कई मिश्रित रक्त वाले लोगों के पास प्रासंगिक शिक्षा नहीं थी और उनका ज्ञान सीमित था। इसलिए उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास आपके लिए कुछ काम है। अगर आप इसे अच्छे से करते हैं तो मैं आपको स्वीकार कर सकता हूं, वांग टेंग ने धीरे से कहा। बानेट और बाकी लोगों की आंखें चमक उठीं। उन्हें डर था कि वांग टेंग उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। एक बार जब वह सहमत हो जाएगा तो उनके पास एक मौका होगा। यह महोदय अत्यंत शक्तिशाली थे। वे 13 सितारा जनरल स्टेज डार्क प्रेत से भी अधिक शक्तिशाली थे जिनसे वे मिले थे। यदि वे इस व्यक्ति के पैर को ठीक से गले नहीं लगाते तो वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि भविष्य में उनके पास क्या उम्मीद थी। उनकी सबसे बड़ी आशा उनके सामने थी, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें इसे दृढ़ता से समझना होगा। कृपया अपना ऑर्डर दें, बानेट ने कहा। कोई जल्दी नहीं है, मैं कल तुम्हें ढूंढूंगा और बताऊंगा कि क्या करना है। वांग टेंग उठ खड़ा हुआ। हाँ सर। बानेट ने आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, मैं जा रहा हूँ। वांग टेंग जीये को बाहर ले आया। रॉडनी, मेरे साथ आओ। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारे मुंह से संदेश पहुंचा दूंगा। ठीक है, ठीक है, रॉडनी ने कांपते हुए उत्साह से उत्तर दिया। यदि वह इस महोदय की कृपा प्राप्त करने में सफल हो गया तो उसकी बूढ़ी हड्डियां अपनी कुछ शक्ति प्रदर्शित कर सकेंगी। वैसे तो उनकी उम्र को देखते हुए उनके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर वे इस पर अमल करें तो भविष्य में उन्हें मौका मिल सकता है। बानेट ने तुरंत रॉडनी को ईर्ष्या और जलन से देखा। इस बूढ़े रॉडनी ने वास्तव में उस सर का ध्यान आकर्षित किया था। उसे इतना अच्छा सौदा पाने का मौका क्यों नहीं मिला? वह रॉडनी से बहुत छोटा था, लेकिन जब उसे याद आया कि रॉडनी ने इस स्वामी को पहले से जाना था तो वह केवल असहाय होकर आहें भर सका। चलो चलें, वांग टेंग जी यी और रॉडनी के साथ चला गया। रात के आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षी हवा में चक्कर लगा रहा था।
वांग टेंग ने उन दोनों को लिटिल वाइट की पीठ पर लाद लिया और रात में गायब हो गया। ये वह शक्तिशाली पक्षी है। बानेट ने उसे मिश्रित रक्त के कुछ उच्च अधिकारियों के साथ भेजा। उसने विशाल कौवे को उड़ते हुए देखा और कहा, मैं इस विशाल पक्षी के आर पार भी नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि यह 13 सितारा सामान्य मंच वाले अंधेरे भूत से भी अधिक भयानक है। ये सही है, इसकी हल्की आभा वाकई डरावनी है। मिश्रित रक्त ने सहमति में सिर हिलाया। पूछने से पहले वह झिझका, मुझे आश्चर्य है कि यह पक्षी किस स्तर का है। ये भगवान के स्तर से भी अधिक है न? क्या यह महान सम्राट स्तर का हो सकता है? मिश्रित रक्त के उच्च अधिकारी चकित थे। हौंफना। मिश्रित रक्त के उच्च अधिकारियों ने हौंफते हुए कहा। वे उस आदमी को आश्चर्य से देख रहे थे, मानो उससे पूछ रहे हों कि उसने इस तरह सोचने की हिम्मत कैसे की। यह विचार बहुत डरावना था। एक पक्षी सम्राट स्तर तक पहुंच गया था। उसके स्वामी की उपस्थिति कैसी थी? ये सम्राट स्तर का काला भूत हो सकता है। उस साहब की क्षमता अथाह है। क्या आप भूल गए हैं कि जब उन्होंने पिशाच काले भूतों को मारा था तो क्या हुआ था? उस समय मैंने अनुमान लगाया था कि साहब की क्षमता सिर्फ 13 सितारा जनरल स्टेज तक ही सीमित नहीं थी। नज़दीक से उनकी आभा का अनुभव करने के बाद मैंने आखिरकार पुष्टि की कि साहब की क्षमता भयानक है। मैं उनके सामने ठीक से सांस भी नहीं ले सकता। आप पक्षी के स्तर की कल्पना कर सकते हैं जो उनकी सवारी है, बानेट ने धीरे से कहा। मिश्रित रक्त वाले उच्च अधिकारी चुप हो गए। वे स्तब्ध थे। बानेट नॉर्थ स्टार सैनिक स्तर का एक काला भूत था, लेकिन वह इस सर के सामने ठीक से सांस भी नहीं ले सकता था। क्षमता में अंतर बहुत बड़ा था। तो फिर किसी ने झिझकते हुए फिर से अपना मुंह खोला। क्या हम वाकई उस पर भरोसा कर सकते हैं? अपनी योग्यता के आधार पर अगर वह हमें मारना चाहता है तो उसे इतनी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। बानेट ने सोचा, इसके अलावा हमारी योग्यता में बहुत बड़ा अंतर है। उसके प्रयास के लायक कुछ भी नहीं होना चाहिए। सभी ने सिर हिलाया। क्या इसका मतलब यह है कि सर कल हमारी योग्यता परखने के लिए हमें कोई आदेश देना चाहते हैं? शायद। बानेट ने अपना सिर हिलाया और चुप रहा। हमें कल ही पता चल जाएगा। चलिए इंतजार करते हैं। अल्पविराम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रात के आसमान में एक बहुत बड़ा गहरे लाल रंग का पक्षी हवा में उड़ रहा था। वह बहुत तेज गति से इधर उधर डोल रहा था। उसका रंग रात के आसमान में घुल मिल गया था, जिससे वह बहुत ही कम दिखाई दे रहा था। भाई वांग टेंग, हम कहाँ जा रहे हैं? जी ये ने उत्सुकता से पूछा, जब वह लिटिल वाइट की पीठ पर बैठी और उसे धीरे से सहलाया। उसे लिटिल वाइट में बहुत दिलचस्पी थी। जब से उसने उसे देखा था तब से वह तरह तरह के सवाल पूछ रही थी। वह बेहद जिज्ञासु थी। लिटिल वाइट जानती थी कि जी ये वांग टेंग के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वह उसके करीब आ गई। इस प्रकार लड़की और पक्षी के बीच दोस्ती होने लगी। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वांग टेंग ने रहस्यमयी मुस्कान दी। जी यी ने आगे कोई जांच नहीं की। जब तक वह वांग टेंग का पीछा करती रही वह संतुष्ट थी। रॉडनी ने भी आगे कोई पूछताछ नहीं की। उसे लगा कि सर का उसे साथ लाना बहुत सम्मान की बात है। वह ऐसा कुछ नहीं पूछेगा जो उसे नहीं पूछना चाहिए। लिटिल वाइट की पीठ पर बैठते ही उसे कुछ अवास्तविक सा महसूस हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे, रॉडनी को, इतने शक्तिशाली स्टार बीस्ट पर बैठने का मौका मिलेगा। ये किस्मत थी। भविष्य में उसके पास घमंड करने के लिए कुछ होगा। लिटिल वाइट नाखुश था। जी ये को उसकी पीठ पर बैठने देना अपवाद था। इस बूढ़े आदमी को क्या अधिकार था? अगर वांग टेंग का आदेश न होता तो इस बूढ़े आदमी को नीचे गिरा दिया जाता। कांव कांव। अपनी छोटी छोटी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसके मुंह से कांव कांव की आवाज निकली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रॉडनी को लगा कि विशाल पक्षी उसे पसंद नहीं करता। उसका चेहरा बदल गया और उसने वांग टेंग की तरफ देखा। बस। वांग टेंग ने लिटिल वाइट की पीठ को सहलाया और एक स्टार कोर निकाला। उसने इसे लिटिल वाइट को खिलाया और मुस्कुराया। यह एकमात्र बार है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। कांव कांव। लिटिल वाइट ने तारे का कोर निगल लिया और गुस्सा महसूस करना बंद कर दिया। वह भी बच्चा था। उसका गुस्सा जल्दी आता और चला जाता था। उसे मनाना आसान था। जी ये ने अपने होठों को दबाया और मुस्कुराए। उसे यह बेहद दिलचस्प लगा। रॉडनी ने राहत की सांस ली। जब उसने जी ये के होठों के किनारे पर मुस्कान देखी तो वह खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। इस युवती ने बहुत समय से इस तरह मुस्कुराया नहीं था। शायद वह केवल इन साहब के सामने ही इतनी खुश हो सकती थी। आधी रात तक उड़ने के बाद आगे अंधेरे आकाश में एक काली पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। गर्जन, चीख, आसमान में अंधेरा चांद चमक रहा था। पहाड़ों में कई अंधेरे तारा जानवर धीमी आवाज में दहाड़ रहे थे। वे खेती कर रहे थे। कांव कांव। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिटिल वाइट ने कांव कांव की आवाज निकाली। यह आवाज ज्वालामुखी की तरह पर्वत श्रृंखला के ऊपर आकाश में गूंजी। सभी तारा जानवर चुप हो गए। उन्हें कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका गला दबा रखा हो।
रॉडनी आश्चर्यचकित था। इस स्वामी का वाहन बहुत शक्तिशाली था। एक चीख ही पहाड़ के सभी तारा जानवरों को शांत करने के लिए पर्याप्त थी। ध्यान रहे, अभी अभी उसे एक शक्तिशाली आभा महसूस हुई थी। वह कम से कम एक प्रभु स्तर का डार्क स्टार बीस्ट था। जी यी की आंखें चमक उठीं। उसने वांग टेंग से नहीं पूछा कि वह कितना शक्तिशाली था, लेकिन जब उसने ये दृश्य देखा तो उसे पता चल गया कि उसकी ताकत उसकी कल्पना से भी ज्यादा थी। जब उसने इस बारे में सोचा तो वह बहुत खुश हुई। आखिरकार वांग टेंग जितना मजबूत होगा, वह उसे उतनी ही अधिक चीजें सिखा सकता है। वह भविष्य में और अधिक मजबूत हो जाएगी। वह अचानक अपने भविष्य के प्रति उत्सुकता से भर गई। यह एक अजीब सा एहसास था। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने रोशनी की एक किरण उभर आई हो, ठीक वैसे ही जैसे जब वांग टेंग उसे जंगल से बाहर लाया था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में दूसरा बदलाव आने वाला है। वांग टेंग को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उसने पहले ही अपनी असली आंख सक्रिय कर ली थी और पहाड़ों को स्कैन कर लिया था। उसने सिर हिलाया। माटा माउंटेन रिज, यही होना चाहिए। उस समय उसे कुछ पिशाचों के अंधेरे भूतों से एक खजाने का नक्शा मिला। पिशाचों की गुप्त नक्काशी का विश्लेषण करने के बाद उसे पता चला कि खजाने का स्थान माटा माउंटेन रिज में था। पहले तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार यह अंधेरे प्रेतों का खजाना था। यह अनावश्यक था। लेकिन अब वह इस खजाने का इस्तेमाल अपनी योजना को पूरा करने के लिए कर सकता था। हालांकि उससे पहले उसे स्थिति पर एक नज़र डालने की ज़रूरत थी। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ उसके लिए पूर्वजों के खजाने को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। डार्कलैंड के पहले स्तर पर अंधेरे प्रेत, जिन्हें पूर्वज कहा जा सकता है, संभवतः शैतान के स्वामी थे। उनके क्षितिज पहले ही कई बार पार हो चुके थे। यह पाया, वांग टेंग ने अपने चारों ओर नज़र घुमाए और भौहें सिकोड़ लीं। उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने अंतरिक्ष को कुछ और बार स्कैन किया, इससे पहले कि उसे कुछ गड़बड़ नजर आए। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने एक और स्थान बनाया, रक्त देवता वेदी, रक्त देवता सरणी। एक स्थान। वांग टेंग स्तब्ध रह गया। उसने भौहें सिकुड़ी और अपना स्पेस फिजिक्स सक्रिय किया। एक अस्पष्ट अंतरिक्ष उतार चढ़ाव उसके शरीर से बाहर निकलकर नीचे पहाड़ों में फैल गया। अंतरिक्ष की अदृश्य शक्ति ने सुनामी की तरह उथल पुथल मचाई, जिससे एक अवर्णनीय दबाव पैदा हुआ, जिसने पर्वत श्रृंखला के ऊपर आकाश पर दबाव डाला। वो पहाड़ों में काले तारा जानवरों की आभा रात के आसमान में लपटों की तरह ही आकर्षक हुआ करती थी। अब उन्होंने अपने शरीर को नीचे किया और उनकी आभा कम हो गई। ऐसा लगा जैसे पहाड़ की एक परत छील दी गई हो। उनके मुंह से धीमी धीमी सिसकारियां निकल रही थीं। पूरी पर्वत श्रृंखला शांत हो गई। पत्तों की आवाज बंद हो गई। कीड़ों की चहचहाट भी गायब हो गई। अब कोई भी उन्हें सुन नहीं सकता था। जी यी और रॉडनी ने चुपचाप वांग टेंग को देखा। वे नहीं जानते थे कि वांग टेंग क्या कर रहा था, लेकिन उसके हाव भाव से उन्हें पता चल गया कि चीजें आसान नहीं थीं। क्या इस पर्वत श्रृंखला में कुछ विशेष बात थी? जी यी ने नीचे खड़े लोगों को देखा और मन ही मन आश्चर्य करने लगी। दुर्भाग्यवश वह कुछ भी नहीं देख सकी। रॉडनी के लिए ये कहना बेमानी था। उसके लिए 7 स्टार सैनिक स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। सभी तरह के कौशल में उसकी महारत कमाल की थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, इन मिश्रित रक्तों की नींव बहुत कमजोर थी। उनके लिए डार्कलैंड में कुछ शास्त्र प्राप्त करना पहले से ही एक चमत्कार था। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक अंतरिक्ष है। कुछ देर बाद वांग टेंग की उदासी गायब हो गई। वह आश्चर्यचकित था। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक छोटा सा प्रथम स्तर का डार्कलैंड है। यहाँ तक कि पूर्वजों द्वारा छोड़े गए खजाने भी शैतान के स्वामी के स्तर से ज्यादा नहीं होंगे। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी उम्मीद की जा सके। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि खजाना किसी अन्य स्थान पर छिपा होगा। यह ऐसा कुछ नहीं था जो एक शैतान भगवान या अंधकार में प्रेत कर सकता था। ध्यान रहे, शैतान के स्वामी ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं के बराबर थे। भले ही ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा ने अंतरिक्ष प्रतिभा को समझ लिया हो, लेकिन वह अंतरिक्ष बनाने में सक्षम नहीं होगा। सवाल ये था कि यह अंतरिक्ष कहाँ से आया। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे तुरंत 2 संभावनाएं सूझीं। पहली संभावना ये थी कि यह पूर्वज कोई शैतान नहीं था, ये खजाना दिलचस्प था। दूसरी संभावना ये थी कि यहाँ पहले से ही एक जगह थी। शैतान के राजा ने इसे पाया और इसका इस्तेमाल करके इसे खजाने में बदल दिया। दूसरी संभावना बहुत सरल थी। यहाँ तक कि एक शैतान राजा भी ऐसा कर सकता था जब उसे ग्रैंड मास्टर स्तर की रून महारत हासिल हो जाती। चलो नीचे चलें। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के लिटिल वाइट की पीठ थपथपाई और एक दिशा में इशारा करके उसे जमीन पर उतरने दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, कांव कांव। लिटिल वाइट ने कांव कांव की और रोशनी की किरण में बदल गया। वह तेजी से नीचे उतरा। लिटिल वाइट का विशाल शरीर धीरे धीरे एक लंबी और संकरी घाटी के ऊपर रुक गया। वांग टेंग ने जी यी और अन्य लोगों को नीचे उतारा और लिटिल वाइट को अपने स्पेस फ्रैगमेंट में रखा। जी यी की नज़रें हल्की सी झपक उठीं।
वह थोड़ी हैरान थी, लेकिन जल्द ही उसे याद आ गया कि वांग टेंग ने क्या कहा था और उसने अनुमान लगाया। आप इस विधि का उपयोग किसी जीवित व्यक्ति को संग्रहित करने के लिए कर सकते हैं, है ना? रॉडनी हैरान रह गया। उसने उस विशाल पक्षी को देखा जो उसी जगह से गायब हो गया। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं था। उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वांग टेंग ने इसे रख लिया होगा। वांग टेंग घाटी में उतरा और अपने आसपास के माहौल को देखा। फिर वह एक पहाड़ी दीवार की ओर चला गया और उस पर अपना हाथ रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जी यी और वांग टेंग ने जब उसकी हरकतें देखीं तो उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। कुछ देर बाद एक भिनभिनाहट की आवाज़ आई और पहाड़ की दीवार पर गहरे लाल रंग के निशान चमक उठे। वे वांग टेंग की हथेली को केंद्र बनाकर फैलने लगे। ये है। जी यी और रॉडनी ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्हें इस दृश्य की उम्मीद नहीं थी। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और अपने आसपास के रूनों को समझ लिया। उसने रूनों की संरचना को नष्ट नहीं किया। उसने बस उन्हें खोलने का एक तरीका ढूंढा और प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ रून प्रतिबंध ग्रैंडमास्टर स्तर पर था, लेकिन ये केवल शुरुआती चरण में था। वांग टेंग के लिए यह मुश्किल नहीं था। कुछ ही सांसों में रून जीवंत हो उठे। वे चारों दिशाओं में फैल गए, पहाड़ की दीवारों पर लहरों की परतें बना दीं। वांग टेंग की हथेली भी लहरों में डूब गई। चलो अंदर चलें और देखें। अपनी बात समाप्त करने के बाद वांग टेंग लहरों में आगे बढ़ गए। ऐसा लग रहा था कि मजबूत पहाड़ी दीवार पानी की लहरों में बदल गई है। वांग टेंग ने उस पर पैर रखा और तुरंत गायब हो गया। जी ये को यह अजीब लगा और वह तुरंत उसके पीछे चली गई। हे भगवान, रॉडनी चिल्लाया। जब उसने जी यी और वांग टेंग को अंदर जाते देखा तो उसे संकोच करने की हिम्मत नहीं हुई। वह तुरंत उनके पीछे अंदर चला गया। स्वूश! एक पल में वे तीनों वहीं गायब हो गए। पहाड़ की दीवार पर लगे रून बंद होने लगे और गायब होने लगे, जैसे कि वे कभी दिखाई ही न दिए हों। यह अजीब और जादुई था। हम कहाँ हैं? जी ये ने चारों ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। यह एक और अंतरिक्ष है। वांग टेंग सामने खड़ा था और अपने आसपास के माहौल का जायजा ले रहा था। एक और अंतरिक्ष? जी ये ने कहा। रॉडनी भी हैरान था। उसने बेकाबू होकर अपने चारों ओर नज़र घुमाई। उसे लगा कि इन सर का अनुसरण करके उसने अपने क्षितिज का विस्तार किया है। ये स्थान मिश्रित रक्त वालों का आधार शिविर बनने के लिए पर्याप्त था। क्या ये वह छिपने की जगह थी जो सर ने उनके लिए ढूंढी थी? रॉडनी इस बारे में सोचकर उत्साहित हो गया। ये जगह बहुत छिपी हुई थी। यह एक परित्यक्त प्राचीन शहर था। हर जगह खंडहर थे, आसमान धुंधला था और चारों तरफ अंधेरा था। ये बेहद सुनसान और ठंडा लग रहा था। वांग टेंग हवा में ऊपर उठा और बीच हवा में तैरने लगा। उसने शहर की तरफ देखा और सब कुछ देखा। शहर खाली था, कोई भी नहीं था और जीवन का कोई संकेत भी नहीं था। उन तीनों को छोड़कर कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय से सन्नाटा छाया हुआ था। चलो शहर के बीच में जाकर देखते हैं। वांग टेंग ने शहर के केंद्र की ओर उड़ने से पहले उनकी ओर देखा। उसे वहां कुछ ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस हुआ। अगर यहाँ कोई विस्फोट छिपा था तो वह सिर्फ यही जगह हो सकती थी। जी यी और रॉडनी ने बिना समय बर्बाद किए वे वांग टेंग का पीछा करते हुए शहर के बीच की ओर उड़ चले। वे तीनों शहर के मध्य में आकाश में पहुंचे। यहाँ कोई इमारत नहीं थी। चौक में एक विशाल खुली जगह पर केवल एक विशाल वेदी बनी हुई थी। ये वेदी अजीब थी। पूरी वेदी पर अजीबोगरीब रक्त लाल पैटर्न थे। वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिससे ऐसी रेखाएं बन रही थीं जो खून के सांपों की तरह लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे वेदी की एक पंक्ति बना रहे हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि खून के सांप जिंदा लग रहे थे। वे ऐसे छटपटा रहे थे जैसे वे वेदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। खून की धुंध की कुछ बूंदें वेदी से ऊपर उठीं और उसके ऊपर मंडराती रहीं। वे एक चमकदार और चमचमाती खूनी धुंध में एकत्रित हो गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। खून की धुंध अभी भी मंडरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चमकीला लाल दिल धड़क रहा हो। यह क्या है? रॉडनी ये दृश्य देखकर अचंभित रह गया। इस जगह वांग टेंग का चेहरा एक पल के लिए स्थिर हो गया। फिर उसकी आंखों में दिलचस्पी की झलक दिखाई दी। पहले तो वह इस जगह का इस्तेमाल सिर्फ अंधेरे भूतों को आकर्षित करने के लिए एक चारा के रूप में करना चाहता था। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि यह जगह उसे आश्चर्यचकित कर सकती है। दूरी पर स्थित वेदी उस डाक वेदी के समान थी जो उसे प्राप्त हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि यह वेदी पिशाच जाति की कोई खास वस्तु लग रही थी। ये बात उस पर लगे गाढ़े खून के आभामंडल से पता चल रही थी। डाक अल्टर संभवतः सभी अंधेरे भूतों की एक प्राचीन वस्तु थी। इसकी उत्पत्ति और भी अधिक भयानक और अविश्वसनीय थी। लेकिन भले ही यह पिशाच अंधेरे प्रेत का एक विशेष गुण मात्र था, यह पहले से ही प्रभावशाली था। सभी अंधकार में प्रेतों के बीच पिशाच जाति एक प्राचीन और रहस्यमय जाति थी।
इस जाति द्वारा पीछे छोड़ी गई वेदी असाधारण होगी। मैं जाकर देखूंगा। यहीं रुको, वांग टेंग ने कहा। सावधान रहो, जी ये ने उसे याद दिलाया। चिंता मत करो। वांग टेंग मुस्कुराया और नीचे वेदी पर उतरा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह वेदी के ऊपर तैरते खून के धुंध से बचकर वेदी के किनारे पर उतरा। उसने लापरवाही से प्रवेश नहीं किया। फिर उसने अपनी असली आंख को सक्रिय किया। जब उसने वेदी पर खून के लाल रंग के पैटर्न को देखा तो उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। वांग टेंग ने अचानक धीरे से कहा। जैसे ही रक्त की धुंध ऊपर उठी, वेदी पर कुछ रक्त बुलबुले दिखाई दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ विशेषता बुलबुले होंगे। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और उन्हें उठा लिया। वैसे भी उन्हें उठाने के बाद ही उसे पता चलेगा कि वे क्या थे। प्राचीन रक्त पैटर्न 2, प्राचीन रक्त पैटर्न 3, प्राचीन रक्त पैटर्न 5, अल्पविराम, प्राचीन रक्त पैटर्न। वांग टेंग और भी अधिक आश्चर्यचकित था। उसने नहीं सोचा था कि ऐसे प्राचीन रून होंगे। ये काफी जादुई था। एक पल में विशेषता बुलबुले वांग टेंग के दिमाग में विलीन हो गए और अजीब खूनी लाल रून में बदल गए। वे ताजे खून की तरह दिख रहे थे। वे जीवित लग रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। दिलचस्प। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से प्राचीन रक्त पैटर्न को आत्मसात कर लिया और उन्हें अपनी स्मृति में मिला लिया। जितना अधिक उन्होंने इन प्राचीन रक्त प्रतिमानों के उपयोग को समझा, उतना ही अधिक उन्हें वे दिलचस्प लगे। ये प्राचीन अंतरिक्ष रूनों की तरह प्रभावशाली और जादुई नहीं था, लेकिन इसके कई उपयोग थे। प्राचीन रक्त पैटर्न का एक विशेष कार्य था रक्त पीना। यदि इस रून का उपयोग किसी व्यूह रचना के निर्माण में किया जाता तो इसका रक्त चूसने पर बहुत प्रभाव पड़ता। जो भी प्राणी इसमें प्रवेश करता, उसका रक्त तुरंत चूस लिया जाता। वांग टेंग को अचानक लगा कि उसे सावधान रहना चाहिए। उसने वेदी में लापरवाही से प्रवेश नहीं किया, अन्यथा उसे नहीं पता था कि क्या होगा। उनकी वर्तमान योग्यता और कौशल के आधार पर उनका खून तो नहीं चूसा जा सकेगा, लेकिन कुछ परेशानी तो होगी ही। रक्त चूसने के कौशल के अलावा इसमें रूपांतरण और रक्त निर्माण के कौशल भी थे। रूपांतरण का मतलब था दूसरे जीवों के खून को मूल खून में बदलना। एक बार अशुद्धियां दूर हो जाने के बाद इसे पिशाच के अंधेरे प्रेत द्वारा अवशोषित किया जा सकता था। आखिरकार एक खास दृष्टिकोण से हर किसी का खून अलग अलग होता है। अगर आप वह खून पाना चाहते हैं जिसे आप सोख सकें, तो आपको उसे बदलना होगा। रक्त निर्माण कौशल को समझना भी आसान था। ये सचमुच रक्त बना सकता था। प्राचीन रक्त पैटर्न की शक्ति का उपयोग करके कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार रक्त बनाने के लिए कुछ विशेष सामग्रियों का उपयोग कर सकता था। ये क्षमताएं अजीब लगती थीं, लेकिन वास्तव में ये अत्यंत उपयोगी थीं। यदि कोई व्यक्ति घायल हो गया हो और उसका बहुत अधिक रक्त बह गया हो, तो वह अपने रक्त की पूर्ति के लिए इनमें से किसी एक विधि का उपयोग कर सकता है। यही कारण था कि वांग टेंग को लगा कि यह प्राचीन रक्त पैटर्न विशेष था। हालांकि हर कोई इस पद्धति को स्वीकार नहीं कर सकता था। कई मानव मार्शल योद्धाओं को लग सकता है कि यह पद्धति बहुत बुरी है। वांग टेंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके लिए सिर्फ उपयोगी और बेकार तरीके ही थे। उसे अंधेरे या उजाले की परवाह नहीं थी। उन्होंने हमेशा कहा कि वह कोई अंधकार में प्राणी नहीं है, लेकिन इससे उन्हें अंधकार में तरीकों का उपयोग करने से नहीं रोका जा सका। इसमें कोई विरोधाभास नहीं था। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। वांग टेंग को वेदी में प्रवेश करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे और अधिक विशेषता बुलबुले को अवशोषित करने और अधिक प्राचीन रक्त पैटर्न को समझने की आवश्यकता थी। वह वेदी के पास क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक बार जब प्राचीन रक्त पैटर्न प्रकट होता, तो वह अपनी आध्यात्मिक गतिज ऊर्जा को मुक्त कर देता और अंदर के विशेष बुलबुले को उठा लेता। वह क्या कर रहा है? रॉडनी ने आश्चर्य से फुसफुसाया। शायद वह वेदी पर लगी सजावट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जी ने एक पल सोचा और शांति से जवाब दिया। रॉडनी ने सिर हिलाकर प्रशंसा की। आप वास्तव में सतर्क हैं। जी ये ने अपनी आंखें घुमाईं। वैसे क्या यह मिश्रित रक्त वाले लोगों के छिपने की जगह है? रॉडनी ने पूछने से पहले झिझकते हुए कहा। तुम्हें उससे पूछना ही होगा। जी ये ने उसकी तरफ देखा। अंत में उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उससे नहीं पूछना चाहिए। बस उसके निर्देशों का पालन करो। बेशक, वरना मैं आपसे क्यों पूछूंगा? रॉडनी ने सिर हिलाया। मैं ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता सर। क्या तुम उससे डरती हो? जी ये ने अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाया। वह हंसना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि यह अच्छा नहीं है, इसलिए उसने नहीं हंसी। हम थोड़ा सा, रॉडनी ने शर्मिंदगी से कहा। ये साहब बहुत शक्तिशाली हैं। कौन नहीं डरता? वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा है। जी ये ने गहरी सोच में सिर हिलाया। फिर उसने मुंह बनाया और आगे कहा, मुझे लगा कि मैं काफी तेजी से परिपक्व हो गई हूं और अगली बार जब मैं उसे देखूंगी तो उसे सरप्राइज दूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझसे ज्यादा तेज होगा। मैं नहीं बता सकती कि वह कितना ताकतवर है।
आप बहुत जल्दी परिपक्व हो गए हैं, रॉडनी ने कहा। तुलनाएं क्रोधित करने वाली थीं। उनके जैसे सामान्य लोगों के सामने ये युवती अत्यंत प्रतिभाशाली थी। फिर भी वह संतुष्ट नहीं थी। लेकिन जब उसने उस भगवान के बारे में सोचा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी कुएं की तलहटी से आकाश को देख रहा हो। जी की प्रतिभा को देखते हुए उस सर के साथ तुलना करना सही रास्ता था। वह सर बहुत रहस्यमय हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे कहाँ से आए, रॉडनी ने दुख जताते हुए कहा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, जीए ने कहा। यह क्या है, रॉडनी ने आश्चर्य से पूछा। वह दूसरी दुनिया से आया था, जीए ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। एक और दुनिया, रॉडनी ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसका दिमाग चक्कर खा रहा था। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। अल्पविराम। वांग टेंग 2 घंटे तक वेदी के पास बैठे रहे और कई विशेष बुलबुले उठाए। प्राचीन रक्त पैटर्न पर उसकी पकड़ गहरी होती जा रही थी। हो सकता है कि उसने सभी को न समझा हो, लेकिन सरनी में प्राचीन रक्त पैटर्न पर उसकी अच्छी पकड़ थी। विशेषता बुलबुले सरनी में कभी कभी ही दिखाई देते थे। ये पहले की तरह लगातार नहीं था। वांग टेंग को वे सभी मिल गए होंगे। अन्यथा वांग टेंग के व्यक्तित्व के आधार पर वह खेती जारी रख सकते थे। वांग टेंग को कुछ विशेषता वाले बुलबुले भी प्राप्त हुए। रक्तदेव वेदी अमर स्तर 6000/10,000 आधार। रक्तदेव सरनी अमर स्तर 5200/10,000 आधार। वांग टेंग धीरे से वेदी के किनारे से उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़रें हल्की सी झपक रही थीं। 2 दिव्य स्तर विशेषता बुलबुले, एक था वेदी, एक तो एक सरनी थी। वे दोनों अमर स्तर पर थे। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसने सोचा कि यह तो एक साधारण शैतान स्तर का खजाना है, लेकिन इसमें दिव्य स्तर का गुण भी शामिल था। यहाँ का खजाना उसकी सोच से कहीं अधिक कीमती था। वह खड़ा हुआ और पलकें झपकाईं। उसकी आंखों में अजीब सी रक्त लाल लकीरें चमक उठीं। उन्होंने पूरी सरनी को समझ लिया था। हालांकि यह अभी नींव स्तर पर ही था, लेकिन यह एक संपूर्ण सरनी थी। ये पिछली सरनी जितनी कठिन नहीं थी। भले ही उनके पास विशेषताएं थीं, लेकिन वे अधूरी थीं। वांग टेंग बेहद संतुष्ट थे। उसकी आंखों में रक्त लाल रून इकट्ठा होने लगे और धीरे धीरे एक विशाल सरनी में बदल गए। ये रक्त देवता की सरनी थी। वह पहले से ही रक्तदेव व्यूह का उपयोग जानता था। वह रक्त देवता वेदी के कार्य को भी जानता था। उसने कुछ सोचा और उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। फिर वह कतार में आगे बढ़ गया। रॉडनी और जी यी, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, हैरान रह गए। उन्होंने वांग टेंग की तरफ देखा और उसके अगले कदम का इंतजार करने लगे। वे जानना चाहते थे कि यह सरनी किस लिए है। यहाँ कौन सा रहस्य छिपा था। वांग टेंग वेदी के चारों ओर ऐसे टहल रहा था मानो उसे किसी दुर्घटना का डर नहीं हो। हालांकि ये वेदी बहुत बड़ी थी। वांग टेंग कुछ मिनट तक चला, फिर वह वेदी के केंद्र तक पहुंच गया। उसने अपना सिर नीचे किया और रक्त लाल रून को स्पष्ट रूप से देखा। वे रून वेदी पर उकेरे गए थे और रक्त के कुंड की तरह आपस में जुड़े हुए थे। खून के गड्ढे से खून जैसा लाल तरल पदार्थ बह रहा था और बाहर निकल रहा था। यह एक भयावह दृश्य था। आकाश में रक्त की धुंध रक्त लाल तरल से बाहर तैरने लगी। वांग टेंग की नज़रें झपक गईं। अचानक उसने अपनी हथेली चीर ली और खून को टपकने दिया। खून सीधे वेदी के बीच में गिरा। ये है। रॉडनी ने इस दृश्य को आश्चर्य से देखा। वह झिझका और बोला, मुझे लगता है कि यह एक अनुष्ठान है। क्या अपना खून इस्तेमाल करना ठीक रहेगा? जी यी का चेहरा गंभीर हो गया। वह उस दिशा में ध्यान से देख रही थी, मानो कुछ भी हुआ तो वह तुरंत वहां पहुंच जाएगी। वह अंधेरे प्रेतों के अनुष्ठानों से परिचित थी। आखिरकार वह डाकलैंड की मूल निवासियों में से एक थी। सामान्यतः जब आप अपने रक्त का बलिदान करते हैं तो आप स्वयं को एक भयावह उपस्थिति के लिए बलिदान कर रहे होते हैं। ये बहुत खतरनाक था। हो सकता है कि वह कुछ हासिल कर ले, लेकिन उसे इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। उसे समझ नहीं आया कि वांग टेंग ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल यही उम्मीद कर सकती थी कि कुछ ना हो। रॉडनी भी घबरा गया था। वह गंभीर भाव से चुप रहा। धमाका। जैसे ही वांग टेंग का खून वेदी पर टपका, पूरी वेदी हिल गई। नहीं, ये सही नहीं था। पूरा प्राचीन शहर हल्का सा कंपन महसूस कर रहा था। तभी वेदी से एक प्राचीन और बुरी आभा निकली और शहर के ऊपर आकाश में छा गई। ऐसा लगा जैसे कोई भयानक चेतना जाग उठी हो। शहर के ऊपर आसमान में एक प्राचीन और बुरी आभा छाई हुई थी। ये भयावह था। रॉडनी और जी यी के चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा हो और वे बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़े हों। यह आभा दुष्ट और राजसी थी। अपनी क्षमता के कारण वे इसका विरोध नहीं कर सकेंगे। बैंग बैंग। दोनों ने जमीन पर जोरदार टक्कर मारी, जिससे कुछ इमारतें नष्ट हो गईं और हवा में धूल उड़ गई। खांसी खांसी। वे पल भर में ही खंडहर से बाहर निकल आए और कुछ बार खांसने लगे।
वे भयभीत हो गए और उनका दिल भारी हो गया। इस अचानक घटित दृश्य ने उन्हें और भी अधिक विचलित कर दिया। उन्हें लगा कि कुछ भयानक घटित होने वाला है। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि वेन टेंग जो वेदी के अंदर था, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके शांति से खड़ा था। उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को देखा और इंतजार करने का निर्णय लिया। धमाका। इस समय वेदी पर रक्त लाल पैटर्न अचानक चमक उठे। रून एक के बाद एक चमकते रहे जब तक कि उन्होंने पूरी वेदी को ढक नहीं लिया और एक विशाल सरणी में बदल गए। इससे एक चमकदार रक्त लाल चमक निकल रही थी। ये समूह हवा में उठकर छाया में बदल गया और वेदी के ऊपर तैरने लगा। हवा में खून की तेज दुर्गंध फैल गई। वांग टेंग ने ऊपर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक वेदी के ऊपर तैरता हुआ रक्त लाल कोहरा हिंसक रूप से छटपटाने लगा। फिर एक कीप की तरह वह व्यूह की ओर बहता हुआ व्यूह में विलीन हो गया। धमाका। पूरा समूह हिंसक रूप से कंपन करने लगा। फिर रक्त लाल चमक तेज हो गई और डार्क स्पेस को रोशन कर दिया। हालांकि ये रक्त लाल था और असाधारण रूप से भयानक लग रहा था। व्यूह की चमक और भी तेज होती गई। व्यूह से कई रक्त केशिकाएं बाहर निकलकर व्यूह के ऊपर आपस में जुड़ गईं। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल दरवाजे की रूपरेखा बना ली। वांग टेंग की नज़रें चमक उठीं। वह और भी अधिक आश्चर्यचकित था। एक दरवाजा। रॉडनी और जी ये हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सरणी पर एक दरवाजा दिखाई देगा। उनकी निगाहों के सामने वह पुराना और दुष्ट रक्त लाल दरवाज़ा धीरे धीरे ठोस होता गया। अब वह कोई भ्रम नहीं रह गया था। रॉडनी और जी ये और भी घबरा गए। वे दरवाजे की ओर ध्यान से देखने लगे। गर्जन। दरवाजे के पीछे से एक राजसी दहाड़ आई। जी ये और वांग टेंग के चेहरे पीले पड़ गए और उनके नाक और कान से खून बहने लगा। वे भयभीत हो गए। उस दरवाजे के पीछे कौन सी डरावनी उपस्थिति थी। एक दहाड़ और वे उसका सामना नहीं कर सके। उन्हें इससे भी अधिक भय इस बात से हुआ कि उनका रक्त अनियंत्रित रूप से सरणी की ओर बहने लगा। हालांकि इस समय एक सौम्य शक्ति अचानक उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें भयावह प्रभाव का विरोध करने में मदद की। पीछे हट जाओ। वांग टेंग की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। जी ये एक पल के लिए हिचकिचाया। चलो चलें, अपनी क्षमता से हम उसे नीचे ही खींच पाएंगे, रॉडनी ने कहा। जी ये ने अपने दांत पीस लिए। अंत में उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से अपनी सेना को पीछे हटने के लिए सक्रिय कर दिया। वांग टेंग ने अपनी नज़रें हटा लीं और ऊपर के दरवाजे की ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। दरवाज़ा प्राचीन रक्त के नमूनों से ढका हुआ था। ये प्राचीन रक्त के नमूने नीचे की सरणी पर रून से जुड़े हुए थे। वे भी रोशन थे। तभी दरवाजे के पीछे एक भयानक विशालकाय नेत्रगोलक प्रकट हुआ। उसने पूरे शहर को स्कैन किया और आखिरकार वांग टेंग पर जाकर गिरा। जी ये और रॉडनी स्तब्ध रह गए। उनके हाव भाव अचानक बदल गए। जब अभी अभी नेत्रगोलक उनके पास से गुजरा तो उन्हें लगा कि वे अपने शरीर पर नियंत्रण खो चुके हैं। उनके शरीर में खून बह रहा था। वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। दरवाजे के पीछे क्या था? क्या वांग टेंग इसे संभाल पाएंगे? वे चिंतित थे। वांग टेंग ने नेत्रगोलक को देखा और मन ही मन उपहास किया। धमाका। लाल रंग की आंखें उसे घूर रही थीं। एक दुष्ट, अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित नज़र उस पर पड़ी। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसकी रीढ़ से लेकर सिर के मुकुट तक ठंडक फैल गई। हम्फ। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। उसके शरीर में 9 खजानों का शिवालय कंपन करने लगा और एक सुनहरी चमक देने लगा, जिससे बाहर की बुरी नज़रें अवरुद्ध हो गईं। दरवाजे के पीछे से एक हैरान करने वाली आवाज़ आई। सुनने में थोड़ी अजीब सी लग रही थी। जैसा कि अपेक्षित था, वह शैतान नहीं है। वांग टेंग को आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानता था कि दूसरा पक्ष शैतान नहीं है और अभी अभी आध्यात्मिक उतार चढ़ाव ने इसकी पुष्टि की। वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति के कारण उसके लिए ये देखना कठिन नहीं था कि दरवाजे के पीछे एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट था। वह आदमी अब बहुत कमज़ोर हो गया था। ये सोचते हुए जब उसने नेत्रगोलक की ओर देखा तो उसके होठों के किनारे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। रहस्यमय होने का दिखावा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दरवाजे के पीछे से एक धीमी और ठंडी आवाज़ आई। एक शैतान राजा की हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ इस तरह देखने की? घुटने टेक दो। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। उसने अपना मुंह खोला और शांति से कहा, तुम्हारे पास तो बस एक बची हुई आत्मा बची है। तुम अभी भी अभिनय क्यों कर रहे हो? तुम मौत की तलाश में हो। एक धीमी गर्जना सुनाई दी। फिर एक शक्तिशाली दुष्ट आध्यात्मिक उतार चढ़ाव वांग टेंग की ओर बह गया। मुझे वेदी के लिए आपको धन्यवाद देना है, वांग टेंग ने अचानक बिना किसी तो क्या कारण के कहा। दरवाजे के पीछे खड़ा व्यक्ति हैरान था। धमाका। अगले ही पल वांग टेंग के शरीर से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उतार चढ़ाव फूट पड़ा और आकाश में फैल गया। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा। उसने अपनी स्वर्गिक आत्मा का उपयोग नहीं किया और वह केवल ब्रह्मांडीय क्षेत्र में था। हालांकि यह एक बची हुई आत्मा के लिए पर्याप्त था।
धमाका, हवा में कंपन हुआ और बुरी आध्यात्मिक उथल पुथल तुरंत नष्ट हो गई। क्या? दरवाजे के पीछे का अस्तित्व अविश्वास से चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, वान टेन की आध्यात्मिक शक्ति ने अपनी गति जारी रखी और सरनी के ऊपर के दरवाजे पर जोर से पटक दिया। धमाका, वान टेन के आध्यात्मिक हमले से दरवाज़ा जोर से हिल गया। दरवाजे के पीछे खड़ा व्यक्ति दर्द से चीख उठा। उसे बहुत बड़ा झटका लगा होगा। धमाका, वान टेन ने इसे जाने देने की योजना नहीं बनाई। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जारी रखा और इसे दरवाजे पर पटक दिया। तुम शैतान नहीं हो, तुम एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट हो। धिक्कार है, तुम ऊपरी दुनिया से हो। दरवाजे के पीछे खड़ा व्यक्ति झल्लाहट में चिल्लाया। हालांकि उसकी आवाज़ चीख में बदल गई। रुको रुको, चलो ठीक से बात करते हैं। तुम क्या कह रहे हो? पहले मुझसे कुछ वार तो लो। वान टेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दरवाजे पर बमबारी जारी रखी। बूम बूम बूम। रुको रुको, मैं अब और नहीं सह सकता, मैं मरने वाला हूँ। दरवाजे के पीछे खड़ा व्यक्ति दर्द से चिल्लाता रहा। उसकी आवाज़ कमज़ोर होती जा रही थी। रॉडनी और जी अवाक रह गए। उनके जबड़े अनियंत्रित रूप से खुले रह गए और वे उन्हें बंद नहीं कर पाए। दरवाजे के पीछे खड़ा व्यक्ति आक्रामक और भयानक तरीके से आया। वे लगभग मौत से डर गए। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, पलक झपकते ही वान टेंग ने उसे कुचल दिया। वह दर्द से चीख रहा था। ये बहुत ही दुखद लग रहा था। तो ये था देवता अभिशाप। धमाका, रक्तदेव श्रृंखला के ऊपर का दरवाज़ा जोर से हिलने लगा। दरारें दिखाई देने लगीं और एक चमकदार रक्तलाल चमक निकलने लगी। धीरे धीरे उसकी चीखें कमज़ोर होती गईं। पहले तो वह कुछ बार चिल्ला सकता था, लेकिन अब उसकी सांसें कमज़ोर हो गई थीं, जैसे वह किसी भी पल मर जाएगा। वान टेंग ने धीरे धीरे हमला करना बंद कर दिया और हवा में ऊपर उठ गया जब तक कि वह दरवाजे के बराबर ऊंचाई पर नहीं पहुंच गया। उसने शांति से दरवाजे के पीछे की आंख की पुतली को देखा। क्या तुम खुद बाहर आओगे या मैं तुम्हें घसीटकर बाहर लाऊं? उसके मुंह से एक शांत आवाज़ निकली जिसमें थोड़ा उपहास भी था। मैं बाहर आऊंगा। दरवाजे के पीछे खड़ा व्यक्ति झिझका, लेकिन उसने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। वह कमज़ोर स्वर में बोला। स्वूश, विशालकाय लाल आंख अचानक सिकुड़ गई और रक्त लाल प्रकाश की किरण में बदल गई। वह उड़ गई। लेकिन जब वह दरवाजे से बाहर निकला तो उसकी गति बहुत तेज़ी से बढ़ गई। वह खून से लाल तीर में बदल गया और वान टेंग के सिर की ओर बढ़ गया। मरना। तीखे तीर से एक भयावह हंसी निकली। ये निर्दयी और भयावह थी। सावधान रहो। जी और रॉडनी के चेहरे के भाव बदल गए जब उन्होंने ये दृश्य देखा। वे बेकाबू होकर चिल्लाने लगे। मैं जानता हूं तुम बेईमान हो। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसके होठों के किनारे की मुस्कुराहट और चौड़ी होती गई। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अचानक उसके माथे पर एक सुनहरी चमक उभर आई। स्वूश, एक तीखी चीख सुनाई दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुनहरी रोशनी बहुत तेज गति से फैली और एक तीखे तीर में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह वान टेंग के माथे से निकलकर बाहर आ गई हो। यह इतनी तेजी से हुआ कि जी और रॉडनी को यह भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। अगले ही पल सुनहरा तीर खून से लाल तीर से जोरदार टक्कर खा गया। विस्फोट हुआ। आत्मा भक्षण तीर। धमाका, अगले ही पल सुनहरा तीर खून से लाल तीर से जोरदार टक्कर खा गया। विस्फोट हुआ। तुरंत ही रक्त और सोने की लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं। एक तीखी चीख सुनाई दी। ये कैसा हमला है? मेरी आत्मा की उत्पत्ति। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आत्मा का मूल नष्ट हो रहा है, मानो उसे चूसा जा रहा हो। उसकी बची हुई आत्मा का मूल चूषण बल का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। तुम मौत की तलाश में हो। वान टेंग ने यह दृश्य देखकर व्यंग्य किया। बेटे, रुक जाओ। अगर तुम नहीं रुकोगे तो मुझे तुम्हारे साथ मरने का दोष मत देना। लगातार गुस्से और उग्र आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये थोड़ा हताश लग रहा था। एक साथ मरना। वान टेंग का चेहरा अजीब हो गया। वह हंसा। तुम मेरे साथ कैसे मरना चाहते हो? तुमने अभी जो खून इस्तेमाल किया है वह मैंने सोख लिया है। अगर तुम मुझे बहुत दूर धकेलोगे तो मैं अपनी मूल शक्ति का अंतिम भाग अपनी पिशाच जाति के अभिशाप को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। हम दोनों एक साथ नष्ट हो जाएंगे। आवाज गुस्से से बोली। मैं बहुत डर गया हूं, वान टेंग ने हंसते हुए कहा। आवाज स्तब्ध थी। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? बेशक मुझे डर लग रहा है। क्यों नहीं डरूंगा? वान टेंग ने शांति से उत्तर दिया। कृपया ऐसा मत करो। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक और तीखी चीख सुनाई दी। वान टेंग ने उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। आत्मा भक्षण तीर ने एक मजबूत सुनहरी चमक और एक चूषण बल दिया। इसने दूसरे पक्ष की मूल शक्ति को बेतहाशा चूसना शुरू कर दिया। चूंकि तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तो चलो हम साथ साथ मरें। आवाज बहुत गुस्से में थी।
वह तुरंत गुस्से में दहाड़ने लगी। रक्त देवता अभिशाप एड्स बाय पब फ्यूचर। रक्त लाल चमक एक चमकदार लाल सूरज की तरह फूट पड़ी। फिर एक अजीब शक्ति बाहर निकली और अवर्णनीय गति से आकाश में फैल गई। फिर वह चला गया। वांग टेंग शांति से हवा में तैरता रहा और उस अजीब शक्ति को अपने शरीर से गुजरने दिया। उसे कुछ नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आवाज अविश्वास से भरी थी। वह कैसे संभव है? क्यों आप ठीक हैं? मेरा रक्त देवता का श्राप कैसे विफल हो सकता है? यह असंभव क्यों है? वांग टेंग शांति से मुस्कुराया। तुमने क्या किया? आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। तुम्हारे जैसा निम्न स्तरीय शैतान सम्राट मेरे रक्त देवता के अभिशाप का विरोध नहीं कर पाएगा। कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे आपका रक्त देवता अभिशाप कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपको एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है, वांग टेंग ने कहा। तुम्हारा खून नकली है। अंततः आवाज ने प्रतिक्रिया दी और गुस्से में चिल्लाए। आखिरकार तुम सही हो। यह आसान नहीं था। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया जैसे वह कह रहा हो, तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। आवाज में गुस्सा था। मैंने तुम्हें अपनी हथेली काटते हुए देखा। खून नकली कैसे हो सकता है? जो आप देख रहे हैं वह सच नहीं हो सकता, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। उन्होंने प्राचीन रक्त पैटर्न क्षमता का उपयोग किया, इसलिए नकली रक्त बनाना उनके लिए बहुत आसान था। बेशक वह दूसरे पक्ष को इस बारे में नहीं बताएगा। आवाज आत्मा भक्षण बाण की चूषण शक्ति का सामना नहीं कर सकी और पीड़ा से चीखने लगी। ये कुछ हद तक गुस्सा था और कुछ हद तक दर्द। एड्स बाय पब फ्यूचर। आत्मा की उत्पत्ति की शक्ति को बलपूर्वक चूसा गया। इससे दुख कैसे न होता? आत्मसमर्पण करो या मर जाओ, वांग टेंग ने पूछा। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। आवाज तुरंत चिल्लाए, अपनी युद्ध तकनीक वापस लो। मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। क्या तुम सचमुच मरने वाले हो? वांग टेंग ने पूछा। ये रॉडनी। जब उन्होंने देखा कि उनकी उपस्थिति दब रही है तो वे दोनों उड़कर ऊपर आ गए, लेकिन जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे अवाक रह गए। उन्हें लगा कि उनकी चिंता व्यर्थ थी। दरवाजे के पीछे की भयावह उपस्थिति वांग टेंग के नियंत्रण में थी। मैं सच में मरने जा रहा हूँ। रुको। आवाज इतनी निराश थी कि उसे खून की उल्टी होने लगी। वह दर्द से चिल्लाया लेकिन उसने और बोलने की हिम्मत नहीं की। वह केवल हार मान सकता था। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और आत्मा भक्षण तीर को तितर-बितर कर दिया। उसे महसूस हो रहा था कि यह बची हुई आत्मा हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह थी। इसे हल्के से वार से बुझा दिया जाएगा। वह इस बची हुई आत्मा को लुप्त नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने उसे थोड़ी देर और जीवित रहने दिया। वैसे भी ये बची हुई आत्मा उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। आत्मा भक्षण तीर के बिखर जाने के बाद हवा में केवल एक धुंधली रक्तलाल रोशनी की गेंद बची थी। ये वह जगह थी जहां बची हुई आत्मा की उत्पत्ति थी। वांग टेंग ने जमीन को स्कैन किया और नीचे गिरे हुए विशेष बुलबुले को उठाया। डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 7000। आत्मा की उत्पत्ति 1200। रक्त देवता अभिशाप 3000। अल्पविराम। आत्मा की उत्पत्ति। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह बहुत खुश था। ये विशेषता बुलबुले सही समय पर आए। इसके अलावा इसके 1200 अंक थे। इसे पाना आसान नहीं था। अतीत में भले ही वांग टेंग ने निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों और अंधेरे प्रेतों को खा लिया हो, वह इतनी अधिक आत्मा की उत्पत्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। आखिरकार वह इसे एक बार में ही अवशोषित कर रहा था। वह लगातार विशेषता बुलबुले एकत्र नहीं कर रहा था। यह मध्यम स्तर का शैतान सम्राट अंधेरा प्रेत थोड़ा विशेष लग रहा था। इसने आत्मा की उत्पत्ति के बहुत सारे गुण गिरा दिए। पिछली थकावट के बाद उसकी आत्मा की उत्पत्ति 100 अंक पर वापस आ गई। वे 1200 अंक उसकी तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे। वेदी के नीचे खजाना। सक्रियण विधि 1। आत्मा की उत्पत्ति 1300/3 लाख। वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली। गुण के केवल 1300 अंक थे, लेकिन ये लंबे सूखे के बाद बारिश मिलने जैसा था। अद्भुत। आत्मा की उत्पत्ति एक गर्म धारा में बदल गई और उसके मन के माध्यम से बहने लगी, जिससे उसकी स्थिति में सुधार हुआ। वांग टेंग को लगा कि उसकी उम्र इतनी नहीं बढ़ी है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई ऊर्जा प्रवाहित कर दी गई हो, जिससे उसे पुनः जीवन शक्ति मिल गई हो। यद्यपि ये केवल आत्मा की उत्पत्ति थी, जीवन की उत्पत्ति नहीं, फिर भी आत्मा शरीर को पुनः भर सकती थी। वांग टेंग की मूल शक्ति का थोड़ा सा भी हिस्सा उसे भारी लाभ देने के लिए पर्याप्त था। यह अद्भुत लगता है। वांग टेंग ने रक्त लाल प्रकाश की गेंद को देखा और थोड़ा आंखें सिकोड़ लीं। क्या उसे इस मोटी भीड़ से और अधिक गुण प्राप्त करने चाहिए? तुम क्या करना चाहते हो? रक्तलाल प्रकाश का गोला कांप उठा और उसने कमजोर आवाज में कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। रक्तलाल प्रकाश की गेंद अनियंत्रित रूप से उड़ी और उसके हाथ में आ गिरी। कोमल बनो, कोमल बनो, कोमल बनो।
आवाज़ तुरंत चिल्लाई। वांग टेंग ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और अन्य विशेषता बुलबुले को देखने लगे। रक्त देवता अभिशाप, शैतान देवता चरण 3000/10,000 आधार। शैतान भगवान मंच। वांग टेंग दंग रह गया। फिर उसकी आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। यह एक शैतान भगवान स्तर की युद्ध तकनीक थी। ये स्तर वांग टेंग की उम्मीद से परे था। उसने नहीं सोचा था कि यह युद्ध तकनीक शैतान सम्राट स्तर की होगी। उसने सोचा कि यह ज़्यादा से ज़्यादा शैतान सम्राट स्तर की होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बची हुई आत्मा को अविश्वास हुआ जब उसने देखा कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर यह शैतानी देवता स्तर की युद्ध तकनीक थी। एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट इसका सामना कैसे कर सकता था? दुर्भाग्य से वांग टेंग ने कभी भी रक्त देव सरणी को सक्रिय करने के लिए अपने रक्त का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। उसके पास कई रहस्य थे और यह बहुत संभव था कि ये रहस्य उसके खून से उजागर हो जाएं। इसलिए वह अपने खून को बहुत महत्व देता था और उसे आसानी से नहीं खोता था। बेशक सामान्य रक्त उस पर ज्यादा असर नहीं करेगा, केवल मूल रक्त ही उसके सबसे ज़रूरी रहस्यों को उजागर कर सकता है। लेकिन वह जोखिम को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। पिशाचों की काली परछाइयाँ आखिरकार खून से खेलने में माहिर जाती थीं। कौन जानता था कि उनके पास क्या खास कौशल था? वांग टेंग को जो प्राचीन रक्त पैटर्न मिला था उसमें रक्त से संबंधित कई उपयोग थे। उसे यकीन नहीं था कि क्या कोई विशेष प्राचीन रक्त पैटर्न है जो रक्त के रहस्यों का विश्लेषण कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा रक्त देवता सरणी विशेषता बुलबुले प्राप्त करने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि इसके पीछे एक पिशाच अंधेरा प्रेत था। चूंकि उसे यह अनुमान था, इसलिए वह रक्त देव श्रृंखला को सक्रिय करने के लिए अपने मूल रक्त का उपयोग नहीं करेगा। खैर, यह युद्ध तकनीक वास्तव में दिलचस्प थी। यह एक विशेष युद्ध तकनीक थी जिसमें रक्त का प्रयोग श्राप उत्पन्न करने के लिए किया जाता था। संक्षेप में, यह एक अवर्णनीय हमला था जिसमें एक ही मूल के रक्त के अनूठे संबंध का उपयोग किया गया था। हर किसी का खून अलग अलग था। दो लोगों का एक ही खून होना असंभव था। इसलिए इस मूल का रक्त अद्वितीय था। इसके अलावा इस श्राप का इस्तेमाल एक ही वंश के प्राणियों पर भी किया जा सकता है। हालांकि श्राप की तीव्रता व्यक्ति की तुलना में कम होगी, फिर भी इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यदि यह श्राप किसी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट द्वारा डाला गया हो तो यह निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों और उससे नीचे के सम्राटों को भी मार सकता है। यह एक अंधकार में युद्ध तकनीक थी। पिशाचों की सभी युद्ध तकनीकों में से यह एक अत्यंत रहस्यमय युद्ध तकनीक थी। यहाँ तक कि अन्य जातियों के अंधकार में प्रेत भी इस शापित युद्ध तकनीक का विरोध करने में कठिनाई महसूस करेंगे। यही कारण था कि पिशाचों के अंधेरे भूतों से निपटना कठिन था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये युद्ध तकनीक थोड़ी अजीब है। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और अपने दिल में कहा। उसे एक डर सा महसूस हुआ। सौभाग्य से उसने अपने खून का इस्तेमाल करके सरणी को सक्रिय नहीं किया। अगर ऐसा नहीं होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। बची हुई आत्मा के पास सिर्फ थोड़ी सी ही मूल आत्मा बची थी, लेकिन रक्त देवता का अभिशाप अजीब था। अगर दूसरे पक्ष को उसका खून मिल जाता तो यह निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होता। अब उसके पास यह युद्ध तकनीक है। अब यह उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर कोई उसे शाप देने के लिए इस युद्ध तकनीक का उपयोग करता तो उसके पास इससे निपटने का एक तरीका था। सांस। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। वह अपने दिल की खुशी को रोक नहीं सका। उसके सामने बची हुई आत्मा उसका भाग्य सितारा थी। इससे उसे वास्तव में बहुत सारे अच्छे लाभ मिले। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक खजाना था। वांग टेंग ने अपने हाथ में कांपते हुए रक्त लाल प्रकाश के गोले को देखा और आंखें सिकोड़ लीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। क्या ये दरवाजे के पीछे की चीज़ है? ये वांग टेंग के पास आए और रोशनी की गेंद को दिलचस्पी से देखा। वह पूछे बिना नहीं रह सकी। ये सही है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह किस स्तर पर है? ये ने उत्सुकता से पूछा। मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट। वांग टेंग ने टालमटोल नहीं की। मध्यम स्तर का शैतान सम्राट? वह कौन सा स्तर है? ये ने आश्चर्य से पूछा। सामान्य स्तर से ऊपर शैतान राजा, निम्न स्तर के शैतान सम्राट, मध्य स्तर के शैतान सम्राट हैं। वांग टेंग ने समझाया। क्या? रॉडनी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने ऐसी उपस्थिति की कल्पना करने का साहस नहीं किया। सामान्य स्तर के बाद बहुत सारे स्तर थे। ये बची हुई आत्मा एक मध्यम स्तर का शैतान सम्राट था। भयानक। उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि वांग टेंग एक मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट को दबाने में कामयाब रहा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह अधिक शक्तिशाली था? रॉडनी जब वांग टेंग को देखता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है। वह उसका और भी अधिक सम्मान करने लगता है। जी की आंखों में भी एक तेज चमक दिखाई दी। वह चकित थी, लेकिन उसकी आंखों में तड़प की झलक भी थी। एक मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट? हो सकता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई हो। उसने अपनी मुट्ठियां बेकाबू होकर कस लीं और दृढ़ हृदय से वांग टेंग की ओर देखा।
एक दिन मैं अवश्य ही तुमसे मिलूंगा। वान टेन को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उसने रोशनी की लाल गेंद को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? मैं आवाज़ हिचकिचाई, तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए। अगर नहीं तो मैं तुम्हें सच बोलने पर मजबूर कर दूंगा। वान टेंग ने अपने हाथ में खून की लाल रोशनी की गेंद को दबाया। अचानक हरी रोशनी की एक गेंद दिखाई दी। आवाज़ दर्द से चीखी, जलना बंद करो, जलना बंद करो। मैं सच बोलूंगा। बहुत बढ़िया। वान टेंग ने अपनी एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम को रखा और शांति से कहा, आगे बढ़ो। ये कौन सी ज्वाला है? आवाज़ में दर्द छिपा हुआ लग रहा था। खून की लाल चमक और भी ज्यादा भ्रामक होती जा रही थी और आवाज़ कमज़ोर होती जा रही थी। वान टेंग ने कहा, जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जरूर, बेशक। आवाज़ ने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से जवाब दिया, मेरा नाम गोनमैन है। मैं वेनस्टोन रेस से हूँ, जो 13 पिशाच जातियों में से एक है। वेनस्टोन कबीला। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराया और बोला, 13 कबीलों में से एक, और वे कुलीन हैं। ये वेनस्टोन रेस है। रॉडनी चकित था। उसने गंभीर भाव के साथ धीमी आवाज में कहा, सर, ये पिशाचों में से एक कुलीन है। हम। वान टेंग ने उसकी ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। रॉडनी का दिल धड़क उठा। शर्मिंदगी से उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ये सही है, मैं 13 सबसे महान पिशाच परिवारों में से एक से हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे, गोनमैन ने तुरंत कहा। उसे खुद पर गर्व था। 13 परिवारों में ऐसी क्या खास बात है? वान टेंग ने हंसते हुए कहा। उसके हाथ में फिर से हरी लौ दिखाई दी। मत करो। गोनमैन को उम्मीद नहीं थी कि वान टेंग बिना किसी चेतावनी के इसे जला देगा। इससे पहले कि वह वान टेंग को रोक पाता, वह फिर से दर्द से चीख उठा। रॉडनी ने अपने चेहरे की मांसपेशियों को हिलते हुए महसूस किया जब वह बगल से देख रहा था। उसे लगा कि यह सर बहुत क्रूर है। उसे लगा कि उसे अपने शब्दों और कार्यों के साथ सावधान रहना चाहिए, कहीं वह उसे नाराज न कर दे। उसने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। उसे पिटाई का हक है। उसे ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। क्या तेरा परिवार बहुत शक्तिशाली है? वान टेंग ने अपनी लपटें रोके रखीं और फिर पूछा। वे कुछ भी नहीं हैं, गोनमन ने जल्दी से जवाब दिया। उसे डर था कि वान टेंग उसे फिर से जला देगा। मैं पूछूंगा, तुम जवाब दोगे। कोई अप्रासंगिक बात मत कहो। क्या तुम समझे? वान टेंग ने पूछा। समझ गया, नॉमन ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। जी ये ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराए। जैसी कि उम्मीद थी, उसका अंदाज नहीं बदला था। एक दिन से भी कम समय में उसे फिर से वह जाना पहचाना एहसास मिल गया था। उसी समय उसने वान टेंग की हरकतों को देखा और गहरी सोच में सिर हिलाया। वह अपने दिल में सीख रही थी। इन काले भूतों से निपटने के लिए उसे निर्दयी होना पड़ा। ये रक्तदेव श्रृंखला आपने स्थापित नहीं की है न? वान टेंग ने संतोष में सिर हिलाया। कैसे? तुम्हें कैसे पता? नॉमन चौंक गया। उसने सब कुछ समझ लिया था। उसके पास और क्या रहस्य थे? यह आदमी कौन था? यह इतना रहस्यमय था कि गोनमैन बेचैन हो गया। अब वह लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। हम। वान टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। ये सही है, ये सही है। मैंने रक्तदेव सरणी नहीं बनाई। मैं तो बस एक शुरुआती चरण का ग्रैंड मास्टर स्तर का रून मास्टर हूँ। मैं ये दिव्य स्तर की सरणी कैसे बना सकता हूँ? गोनमैन ने जल्दी से कहा। जैसा कि एक शुरुआती चरण के ग्रैंड मास्टर स्तर के रून मास्टर से उम्मीद की जाती है। वान टेंग ने अपने दिल में सिर हिलाया। उसके सभी अनुमान सही थे। उसने फिर पूछा, मुझे उत्सुकता है, आपकी मृत्यु कैसे हुई? गोनमैन एक क्षण के लिए चुप हो गया। यह एक अजीब सवाल था। कोई यह नहीं पूछेगा कि किसी की मृत्यु कैसे हुई। हालांकि वह चुप रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूं जिसने इस सरणी की खोज की है। हमारे बीच मतभेद हुआ और हम लड़ने लगे। मैं अन्य लोगों द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया और अंत में मर गया। मैं कुछ सरणियों को जानता हूं, इसलिए मैं अपनी आत्मा की उत्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सरणी की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था। तुमने ही बाकियों को मारा है न? वान टेंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। गोनमैन, उन्होंने जानबूझकर इस परिणाम को छोड़ दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसका अनुमान लगाया जाएगा। वान टेंग ने आगे कहा, आपने उन्हें अवशोषित करने के लिए रक्तदेव सरणी का उपयोग किया और उन्हें अपने पोषण में बदल दिया। गोनमैन घबरा गया। उसकी आत्मा का उद्गम थोड़ा कांप उठा। उसे लगा कि उसकी असलियत जान ली गई है। अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने उसका कोई राज नहीं था। यह एहसास भयावह था। यदि वह दूसरों की दया पर न होता तो वह इस आदमी को मार डालता। दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर सका। ये रॉडनी और अन्य लोग चकित थे। वे अपने सामने रोशनी की लाल गेंद को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इतना निर्दयी होगा।
अन्यथा आपकी आत्मा की उत्पत्ति अब तक नहीं टिक पाती। वांग टेंग ने कहा, आप सरणी को चलाने के लिए अन्य लोगों के रक्त का उपयोग कर सकते हैं। जब तक आप सरणी के सबसे बुनियादी संचालन को बनाए रखते हैं, तब तक आपकी आत्मा की उत्पत्ति नष्ट नहीं होगी। सरणी के ऊपर तैरती हुई रक्त धुंध इसका सबसे अच्छा सबूत है। तुम भी एक रूल मास्टर हो। गोनमैन हैरान रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम सही हो। दुर्भाग्य से कोई पुरस्कार नहीं है। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा, जारी रखें। तुम्हें और क्या कहना है? क्या तुम्हें पहले ही अंदाजा नहीं हो गया? क्या तुम मूर्ख बनने की कोशिश कर रहे हो? वांग टेंग की नज़रें ठंडी हो गईं। उसके हाथ में लपटें दिखाई दी और उसने उसे फिर से जला दिया। गोनमैन दर्द से चीख उठा। उसकी आत्मा की उत्पत्ति, जो पहले से ही बेहद कमज़ोर थी, फिर से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। लगभग कुछ भी नहीं बचा था। ये बुझने वाला था। वांग टेंग सही समय पर रुक गया और अपने दिल में आहें भरते हुए बोला, यह आखिरी बार है। मैं इसे और नहीं जला सकता, नहीं तो ये बंदा सचमुच राख हो जाएगा। गोनमैन की आत्मा की उत्पत्ति से बनी रक्त लाल रोशनी की गेंद बेहद भ्रामक हो गई थी। आप अंदर एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग के आदमी की रूपरेखा भी देख सकते थे। वह बेहद कमज़ोर था और उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। उसने वांग टेंग को ऐसे देखा जैसे वांग टेंग कोई शैतान हो। उसे लगा कि यह आदमी उन सभी काले भूतों से भी अधिक डरावना था जिन्हें उसने देखा था। उसे महसूस हो रहा था कि आत्मा की उत्पत्ति का सिर्फ एक ही धागा बचा है। दूसरे पक्ष ने उसे पूरी तरह से समझ लिया था। इससे उसे बहुत दर्द हुआ और मौत का खतरा भी हुआ। फिर भी वह नहीं मरा। ये नियंत्रण क्षमता निश्चित रूप से ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे कोई साधारण व्यक्ति हासिल कर सकता था। इसके लिए एक शक्तिशाली आध्यात्मिक क्षेत्र की आवश्यकता थी। संक्षेप में, वह पूरी तरह से वांग टेंग के नियंत्रण में था। उसके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। मैं तुम्हें बता दूंगा। गोनमैन की आवाज़ कमज़ोर थी। वह हकलाते हुए बोला, यहाँ खजाना रक्त देवता वेदी में है। एक बार जब आप वेदी खोलेंगे तो आप विरासत को अंदर पा सकेंगे। क्या तुम्हें रक्त देवता का श्राप वेदी से नहीं मिला? क्या तुमने उसे सक्रिय नहीं किया? वांग टेंग ने पूछा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गोनमैन ने पूरी तरह हार मान ली। इस आदमी ने रक्त देवता के अभिशाप की उत्पत्ति का भी अनुमान लगा लिया। वह किस तरह का राक्षस था? वह लगभग टूटने ही वाला था। मैं रक्त देवता के अभिशाप को केवल इसलिए समझ पाया क्योंकि मेरी आत्मा की उत्पत्ति को सरणी में सौंप दिया गया था। कई वर्षों के ज्ञानोदय के बाद मैं इसे समझने में कामयाब रहा, गोनमैन ने थके हुए स्वर में कहा। सचमुच? वांग टेंग ने पूछा। ये सच है। गोनमैन को डर था कि वांग टेंग उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने जल्दी से समझाया, अगर हम रक्त देवता वेदी को सक्रिय करना चाहते हैं तो हमें रक्त देवता सरणी को पूरी तरह से सक्रिय करना होगा। सरणी को सक्रिय करने के लिए बड़ी मात्रा में रक्त की आवश्यकता होती है, अन्यथा मैंने इसे पहले ही सक्रिय कर दिया होता। वांग टेंग ने सहमति में सिर हिलाया। रक्तदेव सरणी के बारे में उनकी समझ के आधार पर यह दूसरे पक्ष द्वारा कही गई बातों से अलग नहीं था। सरणी को सक्रिय करने के लिए बड़ी मात्रा में रक्त की आवश्यकता थी। गोनमैन ने आगे कहा, यदि मेरे पास खजाना होता तो मैं इस स्थिति में नहीं होता। वांग टेंग ने कहा, आप खजाने के बारे में खबर इसलिए फैलाते हैं क्योंकि आप लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। गोनमैन ने अपराध बोध से वांग टेंग की ओर देखा और सिर हिलाया। ये सही है। आप जानते हैं कि पहले स्तर पर बहुत कम दुर्जय योद्धा हैं। अगर मैं इस सरणी को सक्रिय करना चाहता हूं तो मुझे पर्याप्त लोगों को आकर्षित करने और गुणवत्ता के बदले मात्रा का उपयोग करने की आवश्यकता है। वांग टेंग का चेहरा अजीब हो गया। इस आदमी के मन में भी वही विचार थे जो उसके मन में थे। क्या संयोग है। वैकल्पिक आयाम की उपस्थिति। 5 तत्व भ्रम आकाश सरणी। वांग टेंग की योजना। 1। वांग टेंग रक्त देवता के सामने खड़ा था और उसकी ठोड़ी को छू रहा था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। गोनमैन ने उसकी ओर ध्यान से देखा, मानो वह इस युवक को आंक रहा हो। यह युवक किसी काले भूत जैसा नहीं लग रहा था। उसके बगल में खड़े 2 लोग स्पष्टतः मिश्रित रक्त के थे। इस आदमी का उन 2 मिश्रित रक्त वालों के प्रति रवैया भी अजीब था। वे सिर्फ मालिक और नौकर नहीं थे, खासकर युवती। ऐसा लग रहा था कि उसका उससे करीबी रिश्ता था। यदि वह एक काला भूत होता तो वह मिश्रित रक्त वाले लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। हालांकि उसके चारों ओर एक गहरा अंधेरा आभामंडल था। यह गहरा आभामंडल मिश्रित रक्त वाले लोगों में नहीं हो सकता था। आखिरकार गोनमैन के लिए यह काली आभा ज्यादातर काली प्रेतों से ज्यादा मोटी थी। यहाँ तक कि काली प्रेतों में से प्रतिभाशाली लोगों के पास भी यह काली आभा नहीं हो सकती। इसके अलावा अभी अभी उसने जो आध्यात्मिक कौशल इस्तेमाल किया वह बहुत ही आक्रामक था। वह आत्मा की उत्पत्ति को भी अवशोषित कर सकता था। यह एक अंधेरे प्रेत की विधि की तरह लग रहा था। यह भी डार्क फोर्स से दूषित था। केवल अंधेरे प्रेत ही इस डार्क फोर्स को अपने पास रख सकते हैं। एक क्षण के लिए गोनमैन असमंजस में पड़ गया।
उसने अपने सामने खड़े युवक को देखा और महसूस किया कि वह युवक और भी रहस्यमय होता जा रहा है। वह उसकी पहचान का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। युवक जानता था कि वह उन 13 परिवारों में से एक है, लेकिन फिर भी वह इतनी निडरता से काम कर पाया। उसकी पहचान असाधारण होनी चाहिए। जितना ज़्यादा वह इस बारे में सोचता, उतना ज़्यादा उसे लगता कि वह सही था। उसके सामने खड़ा ये युवक कोई साधारण काला भूत नहीं था। जी यी और रॉडनी ने वांग टेंग के विचारों को बाधित नहीं किया और चुपचाप किनारे पर इंतजार किया। हालांकि वे कभी कभी गॉनमैन पर नज़र डालते थे। यह एक मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट था। वह अब थोड़ा उदास और कमज़ोर लग रहा था, लेकिन उनकी नज़रों में वह अभी भी एक भयानक व्यक्ति था। ये सोचकर दुख हो रहा था कि वह ऐसी हालत में पहुंच गया था। गॉनमैन, वह कैसी नज़र थी? करुणा, सहानुभूति? क्या उसे दया या सहानुभूति की आवश्यकता थी? एक मध्यम दर्जे के शैतान सम्राट पर 2 मिश्रित रक्त वाले लोगों द्वारा दया की जा रही थी, जो शैतान के स्वामी भी नहीं थे। यह एक अपमानजनक बात थी। यदि परिस्थिति उसे इजाज़त देती तो वह इन 2 मिश्रित रक्त वालों को एक ही उंगली से मार डालता। बिना हैसियत वाले आदमी को कुत्ता परेशान करेगा। बेशक वह यही सोच रहा था। उसे बूढ़े आदमी की परवाह नहीं थी, लेकिन इस युवती की पहचान दिलचस्प थी। बिना किसी कारण के उसे अपमानित करना अच्छा नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। आपको अपनी छत के नीचे किसी के सामने झुकना होगा। आपने कितने खजाने के नक्शे भेजे? वांग टेंग ने पूछा। केवल 5। गॉनमैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे होश आया। उसने जवाब दिया, उस समय कोई अनजाने में इस स्थान के बाहर घाटी में आ गया था, इसलिए मैंने 5 विशेष खजाने के नक्शे भेजे थे। आखिरकार ये खजाने के नक्शे हैं। अगर इनकी संख्या बहुत अधिक होगी तो कम लोग इस पर विश्वास करेंगे। तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो। वांग टेंग ने सिर हिलाया। गॉनमैन, उसे बुरा लगा। अब हम क्या करें? इस वेदी को खोलना आसान नहीं है। जी ये ने गॉनमैन की ओर देखा और आवाज़ संचारण का उपयोग करके वांग टेंग से पूछा। अधिक लोगों को आकर्षित करें। वांग टेंग ने ध्वनि संचरण का उपयोग करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि अगर हम केवल 5 खजाने के नक्शों पर निर्भर रहें तो इसमें कितना समय लगेगा। लेकिन अगर हम खजाने के नक्शे पर भरोसा नहीं करते हैं तो हम दूसरों को इस जगह के बारे में कैसे बता सकते हैं? जी ये ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये बहुत सरल है। वांग टेंग ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। जी ये के छोटे से सिर पर एक बड़ा सवाल उभर आया। ये व्यक्ति अन्य लोगों को आकर्षित करने के लिए 5 खजाने के नक्शों पर निर्भर है क्योंकि उसके पास अपनी आत्मा का केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा है। यदि वह एक साथ बहुत से लोगों को आकर्षित करता है तो यह उसके लिए नुकसानदेह होगा। वह बुरी तरह विफल भी हो सकता है। वांग टेंग ने गॉनमैन की ओर देखा और मुस्कुराया। लेकिन हम अलग हैं। ये सही है, हमें इस बात की चिंता नहीं है। जी यी की आंखें चमक उठीं। उसने कुछ सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह बेवकूफ़ नहीं थी। उसने तुरंत वांग टेंग के इरादे समझ लिए। वांग टेंग ने कहा, हमें अब अपने पत्ते छिपाने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम अपने पत्ते दिखाएं। क्या आप मुझे कुछ पोषण अवशोषित करने के लिए सरनी में वापस जाने की अनुमति दे सकते हैं? मैं मर रहा हूँ। इस समय गॉनमैन की कमज़ोर आवाज़ अचानक सुनाई दी। आगे बढ़ो। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने अभी तक गॉनमैन को मारने की योजना नहीं बनाई थी। उसने अपना हाथ हिलाया और उसे छोड़ दिया। धन्यवाद। गॉनमैन बहुत खुश हुआ। वह ऊपर के दरवाजे की ओर भागा। धमाका। दरवाजे के पीछे खून की लाल रोशनी चमक उठी। अंदर से कराहने की आवाज़ आई। गॉनमैन फिर से लाल रंग की आंख में बदल गया। बीच में उसकी रूपरेखा थी। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और मुंह बना लिया। वह आदमी नाटक कर रहा था। ये पिशाच अंधेरा प्रेत एक मध्यम स्तर का शैतान सम्राट बनने में सक्षम था, इसलिए उसका स्वरूप काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मैं तुम्हें अंदर की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए 1 घंटा दूंगा। मुझे अभी भी रक्तदेव सरनी की आवश्यकता है, वांग टेंग ने कहा। गॉनमैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और लगातार सिर हिलाता रहा। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया। वह आज्ञाकारी ढंग से दरवाजे के पीछे से उड़कर बाहर निकल गया। रक्त से बना दरवाजा धीरे धीरे गायब हो गया। रक्त लाल रून गायब हो गए और वापस सरनी में आ गए। धमाका। रक्तदेव समूह थोड़ा कांपने के बाद चुप हो गया। वांग टेंग की नज़रें झिलमिला उठीं। उसने अपनी हथेली आगे की और पन्ना की चमकीली लौ बाहर निकली। यह एक जेल में बदल गई जिसने गॉनमैन को अंदर फंसा दिया। गॉनमैन स्तब्ध रह गया, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया और उसने विरोध नहीं किया। वह जानता था कि उसकी जिंदगी दूसरे पक्ष के हाथों में है और वह विरोध नहीं कर सकता था। उस स्थिति में वह केवल इसे स्वीकार कर सकता था।